हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। हम आज स्ट्रेट लाइन के कुछ और पीवाईक्यूज को देखते हैं जेई एडवांस लेवल पर। ये क्वेश्चन है अगेन जेई एडवांस 2002 का। कल भी हमने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपने देखा था 2002 में एक और क्वेश्चन आया हुआ था। ये एक और न्यू क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है अ स्ट्रेट लाइन कैपिटल एल विद नेगेटिव स्लोप पासेस थ्रू द पॉइंट 8,2 एंड कट्स द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस at points P and Q. Find the absolute minimum value of OP plus OQ as this line L varies where O is the origin. क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ कुछ इसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होता है। हम तुरंत क्या कर लेते हैं कि इसका एक रफ फिगर अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमने सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया और यहां पर जिस तरीके से इन्होंने बोल रखा है कि लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो हम समझ पा रहे हैं कि जो भी हम स्लोप को मेजर करते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर करते हैं। तो हम जानते हैं जो tan थीटा होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियसली जो हमारा 0 से लेकर 90 डिग्री तक का जो स्लोप रहेगा यहाँ पर वो पॉजिटिवली काउंट होगा। और जैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जंप करते हैं हमारा स्लोप नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक लाइन है L जिसका स्लोप है नेगेटिव और वो पासेस थ्रू एक पॉइंट हो रहा है, वो क्या है 8,2, और इस तरीके से पास हो रहा है कि जो पॉजिटिव जो इसके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनको एट पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने क्या करा, यहां पर एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ किया नेगेटिव स्लोप के साथ। ये लाइन L हो गई जो कि x एक्सिस को एट पॉइंट P एंड y एक्सिस को एट पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब यही लाइन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रखा है किसी पॉइंट 8,2 से भी पास हो रही है। इस पॉइंट को हमने रैंडमली कहीं पर भी चूज कर लिया है। अब इन्होंने हमसे पूछ रखा है कि ये जो पॉइंट है अगर O है ओरिजिन पॉइंट O, तो OP प्लस OQ की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कब? जब L का हमें पता नहीं है कि लाइन L का स्लोप फिक्स है या नहीं है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर जब आप देखते हैं तो आप सेगमेंट्स देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में एक थॉट आता है कि अगर हम इस सेगमेंट को A मान लें और इस सेगमेंट को B मान लें तो हमारे पास सेगमेंट वाली एक इक्वेशन होती है x अपॉन A प्लस y अपॉन B इक्वल्स टू 1। स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन का यूज तब किया जाता है जब हमें किसी एक्स वाई एक्सिस पर ये जो कटे हुए सेगमेंट्स हैं, इंटरसेक्टेड सेगमेंट्स हैं, इनकी लेंथ के बारे में बताया जाता है। अब प्रॉब्लम अब इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी है कि यहां पर अगर हम इन सेगमेंट्स को ले लेते हैं A एंड B करके या B एंड A करके, कैसे भी करके, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है इसके अंदर वेरिएबल कितने हो जाते हैं हमारे पास? 2, A एंड B। X और Y तो एक्चुअल हमारे पास वेरिएबल हैं, लेकिन A और B हमारे लिए क्या है, एक कांस्टेंट अननोन टाइप के हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है। और जब हमें OP प्लस OQ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो यहां पर हमें दो अननोन्स को कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है, लगभग 90% बच्चों का, कि आखिर सेगमेंट वाले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जिसमें हमें सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, हम सेगमेंट वाली इक्वेशन का यूज क्यों नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास अननोन क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो रही है? 2, और x और y पहले से ही वेरिएबल हैं। तो हम क्वेश्चन को कम से कम वेरिएबल और कम से कम अननोन कांस्टेंट के साथ करना चाहते हैं। अब क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर जब हम ये इसको लिख लेते हैं नेगेटिव स्लोप का कहीं भी जिक्र नहीं हो पा रहा है, तो अगर हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करके केवल कम से कम वेरिएबल मतलब केवल एक वेरिएबल का यूज करें तो हम क्वेश्चन को ज़्यादा इजीली और ज़्यादा फास्ट तरीके से कर पाएंगे। तो हमारी
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है देखना स्टार्ट करते हैं। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1। अब यहां पर ये जो y1 और x1 है ये पॉइंट हमें पहले से ही गिवन कर रखा है 8,2 करके, और ये जो स्लोप m है इसको हमें नहीं बता रखा है, बस इतना बता रखा है कि जो स्लोप है वो हमारा नेगेटिव टाइप का है, मतलब m लेस देन 0 टाइप का है। तो अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ रही है y माइनस 2 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 8। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 8m, और इसको भी आप बोल सकते हो y माइनस एम एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 8m। अभी के लिए लेट से आपने इस इक्वेशन को बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट P है हमारे पास और ये जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओरिजिन पॉइंट तो हमें पता ही है, ये कितना है हमारे पास 0 0। तो P पॉइंट अगर हमें निकालना हो तो हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर y एक्सिस की वैल्यू, मतलब y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 0। तो अगर हम y कोऑर्डिनेट को अगर 0 रख देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 8m माइनस 2 अपॉन m, और जब हमारे पास x कोऑर्डिनेट जब यहां पर जब 0 हो जाएगा तो हमारे पास पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो हमने क्या करा, जब x कोऑर्डिनेट 0 करा तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2 माइनस 8m। ये वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, ये हम बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके समझ के लिख रहे हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें ये जो P में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है यहां से ही हमें OP की वैल्यू भी मिल रही है। वो OP वैल्यू इतनी ही है जितना P का कोऑर्डिनेट आया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि पॉजिटिव ये एक्सिस को इस लाइन ने नेगेटिव स्लोप के साथ इंटरसेक्ट किया है। तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ आ रही होगी हमारे पास इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही होगी। तो हमने OP की वैल्यू लिख ली, ये कितना आ रहा है 8m माइनस 2 अपॉन m, जिसको कि आप बोल सकते हो 8 माइनस 2 अपॉन m। इसी तरीके से जैसे आपने ये Q पॉइंट को कैलकुलेट किया, हमें बता रखा है कि पॉजिटिव y एक्सिस पर भी इस नेगेटिव स्लोप वाली लाइन ने अपना इंटरसेक्शन किया था। तो ये जो सेगमेंट हमारे पास आया इसका वो भी हमें क्या दे रहा होगा OQ लेंथ, क्योंकि O हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है और Q जो पॉइंट आ रहा है पॉजिटिव y एक्सिस पर आ रहा है। तो OQ हमारे पास आ जाएगी ये लेंथ y एक्सिस पर इस इंटरसेक्टेड सेगमेंट के बराबर, जो कि कितना है 2 माइनस 8m। अब हमसे क्वेश्चन में आगे पूछ रखा है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ OP प्लस OQ। तो अगर हम OP प्लस OQ को लिख लेते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 8 माइनस 2 अपॉन m प्लस 2 माइनस 8m, जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो 10 टाइम्स ऑफ माइनस 2 अपॉन m प्लस 8m। अब ये हमारे पास वैल्यू आ रही है OP प्लस OQ की। मैं जो स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था कि हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट वाली इक्वेशन को क्यों नहीं यूज कर रहे इक्वेशन ऑफ लाइन की x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर a और b हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी हैं। लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए तो यहां से केवल और केवल हमारे पास एक ही वेरिएबल आ रहा है और वो कौन सा है m। तो यहां पर क्वेश्चन को कंपैरेटिवली करना इजी जो पड़ेगा हमारे लिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन के साथ पड़ेगा, जिसके अंदर हमने केवल एक ही वेरिएबल को लिया है और वो क्या है m। तो अब हमने OP प्लस OQ को लिख लिया है, ये कितना आ रहा है हमारे पास 10 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 2 अपॉन m प्लस 8m। अब हमें इसकी अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन की उस पर्टिकुलर वर्डिंग्स पर ध्यान देना होगा जिसको इन्होंने स्ट्रेस देके लिख रखा है।
इन्होंने बोला है फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ ओपी प्लस ओक्यू। यहां पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का मीनिंग ये है कि जो वेरिएबल हम कंसीडर करके चल रहे हैं उसको वास्तविकता में, एक्चुअलिटी में, रियलिटी में जो मानकर चल रहे हैं उसी के साथ ही उसका कैलकुलेशन किया जाए और उसके बाद जो मिनिमम वैल्यू आए वो आप उसको बताएं ओपी प्लस ओक्यू के लिए। तो हम जानते हैं कि जो m है वो लेस देन 0 है। इसके लिए हम यहाँ पर जब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं तो हमारे पास OP प्लस OQ को थोड़ा सा मैनेज करके लिखने पर हमारे पास आता है 10 प्लस, हमने इस माइनस साइन को अंदर की साइड भेज दिया है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये भी अभी आपको समझ में आने वाला है। ये हो जाएगा 2 अपॉन माइनस m प्लस 8 टाइम्स ऑफ माइनस m, ऐसा हमने लिख लिया है। और क्योंकि जब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो हम देख पा रहे हैं इस क्वांटिटी में अगर हम AMGM अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आने वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो हम इजीली बता पाएंगे कि हमें मैक्सिमम कौन सी वैल्यू लेनी है और मिनिमम कौन सी वैल्यू लेनी है। तो अगर इस पर्टिकुलर पार्ट को अभी के लिए हम ले लेते हैं और इसके ऊपर AMGM अप्लाई करते हैं तो हम देख रहे हैं हमारे पास कितना आ रहा है 2 अपॉन माइनस m प्लस 8 टाइम्स ऑफ माइनस m डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन माइनस m इंटू 8 टाइम्स ऑफ माइनस m। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हम तब निकाल पा रहे हैं जब हम m की नेगेटिव वैल्यू ना लेकर m की पॉजिटिव वैल्यू बनाकर अंडर रूट को कैलकुलेट कर पा रहे हो। यही इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट था जो बच्चों को काफ़ी टाइम तक उलझाए रखा और बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ पाए। अब जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 2 अपॉन माइनस m प्लस 8 टाइम्स ऑफ माइनस m ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ चला जाएगा 2 इंटू, ध्यान से देखेंगे ये माइनस m बेसिकली m तो नेगेटिव है लेकिन जब माइनस m हम लिख रहे हैं तो उसका सिग्निफिकेंस इतना है कि वो जो m है नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है, जैसा हम मॉडुलस में किया करते थे। तो यहाँ से ये माइनस m से माइनस m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इंटू 8 16 हो रहा है और 16 का अंडर रूट हमारे पास 4 आ रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी आ रही है 4, जो कि किसके इक्वल है 8 के इक्वल। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इस क्वांटिटी की ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू आ रही है 8, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है। अदरवाइज जैसे जैसे हम m की वैल्यूज को चेंज करेंगे यहाँ पर मिनिमम 8 वैल्यू से हमेशा ज़्यादा ही वैल्यू आएगी और वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई है इस एक्सप्रेशन की कितनी 8, और क्योंकि हम देख रहे हैं OP प्लस OQ के अंदर वेरिएबल पार्ट भी केवल इतना ही है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं OP प्लस OQ का जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है दैट इज 10। आप ध्यान से देखिए 10 प्लस इस होल एक्सप्रेशन की वैल्यू, और इस होल एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 8। तो 18 ही वो वैल्यू है जो OP प्लस OQ की मिनिमम वैल्यू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है हमारा JEE एडवांस 2001 का क्वेश्चन जिसमें पूछ रखा था फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम formed by the lines y equals to mx, y equals to mx plus 1, y equals to nx and y equals to nx plus 1। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसके अंदर जो डायग्राम है वो बनाने में ही गलती कर रहे थे जिसकी वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। अगर हम एक रफ फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहला जो चैलेंज है वो यही है कि जब y इक्वल्स टू mx और y इक्वल्स टू nx लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन अगर यहाँ से ही अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम बन के आ रहा होगा वो थोड़ा सा अजीब टाइप का सा बन के आ रहा होगा। तो
यहाँ पर आईआईटी एक्चुअल में आपसे ये चाहता है कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा इमोशनली भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जब उन्होंने y इक्वल टू एम एक्स एंड y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन एंड y इक्वल टू एन एक्स एंड y इक्वल टू एन एक्स प्लस वन लाइन्स दे रखी हैं और आपसे पैरेललोग्राम फॉर्म करने के लिए भी बोल रखा है, तो ये कॉमन सेंस कहती है कि जब आप y इक्वल टू एम एक्स में अगर m की वैल्यू को पॉजिटिव स्लोप मान रहे हैं तो आपको y इक्वल टू एन एक्स में कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली n की वैल्यू को नेगेटिव या वाइसे वर्सा जैसा भी आप कॉरस्पॉन्डिंगली मान रहे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव मानना चाहिए, तभी आपका कंस्ट्रक्शन जो है पैरेललोग्राम का थोड़ा सा अच्छे से हो पाएगा। तो अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ कर लेते हैं तो हम अपने माइंड में अभी के लिए ये मान कर चल रहे हैं कि जो m है y इक्वल टू एम एक्स वाले स्लोप में जो m है लेट से अभी के लिए वो पॉजिटिव है और जो n है y इक्वल टू एन एक्स में n ये नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी कोई डेटा हमें नहीं दे रखा है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ दिस क्वेश्चन हम इसको एज्यूम करके चल रहे हैं। आप चाहें तो m को नेगेटिव भी मान सकते हैं और n को पॉजिटिव भी मान के चल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली जब लाइन को ड्रॉ किया तो ये लाइन तो हो गई हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन, और जब हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन वाली लाइन को जब ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि वो लाइन कहीं यहाँ कहीं से पास हो रही होगी, लेकिन क्योंकि इस लाइन का स्लोप m के इक्वल ही है तो इसलिए ये लाइन इस लाइन y इक्वल टू एम एक्स के पैरेलल हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे वाली y इक्वल टू एन एक्स की। तो y इक्वल टू एन एक्स ये ओरिजिन पॉइंट से पास हो रही होगी, इसको पॉइंट O मान लिया, तो ये लेट से कुछ इस टाइप से जा रही होगी। ये हो गई हमारे पास y इक्वल टू एन एक्स, और क्योंकि n को अभी के लिए हमने नेगेटिव स्लोप माना है, ये ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं मिलेगा नहीं कि आखिर हम n को नेगेटिव क्यों मान रहे हैं। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं। अदरवाइज फिगर को बनाने में, रफ फिगर को बनाने में काफ़ी ज़्यादा आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो आपने y इक्वल टू एन एक्स की लाइन बना ली और उसके अलावा आपको एक लाइन और बनानी है, वो कौन सी है, y इक्वल टू एन एक्स प्लस वन। तो आप देखेंगे कि वो जो लाइन होगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी कि वो इस पर्टिकुलर पॉइंट 1 से ही पास होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब आप y इक्वल टू एन एक्स प्लस वन में x कोऑर्डिनेट जब आप 0 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है y की 0,1 इस कोऑर्डिनेट की। इसी तरीके से जब आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन में जब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू जब 0 करेंगे तो आपके पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है 1। मतलब यहां पर ये जो पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास 0,1। अब क्योंकि ये तो हमारे पास 0 0 है, बस हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को निकालना है। ये लाइन है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स और ये लाइन है हमारे पास y इक्वल टू एन एक्स प्लस वन। इन दोनों को जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये कितना हो रहा है, एम एक्स इक्वल टू एन एक्स प्लस वन, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन m माइनस n। अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आ रहा है x का वो कितना आ रहा है 1 अपॉन m माइनस n, एंड y कोऑर्डिनेट भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, वो कितना हो जाएगा m अपॉन m माइनस n। अब अगर ध्यान से देखिए जो पैरेललोग्राम हमारा यहाँ पर बनेगा उसका एरिया कुछ इस टाइप से कैलकुलेट होगा, और आप देखेंगे कि ये जो फिगर बन रही है हमारे पास सिमेट्रिक फिगर है। तो अगर हम किसी भी एक पोर्शन का एरिया निकाल कर, मतलब इस एरिया का पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया निकाल कर उसको डबल कर दें या इस पोर्शन के एरिया को निकाल के उसको डबल कर दें तो हमारा काम ईजिली हो जाएगा। लेट्स से कि हम अभी के लिए दिस O, इसको A पॉइंट बोल दिया और इस पॉइंट को B पॉइंट बोल दिया। OAB का अगर हम एरिया निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB
ये आ रहा है हमारे पास हाफ ऑफ, अगर हम ट्राइंगल को कुछ इस तरीके से देख रहे हैं और इसका बेस अगर ये है तो इसका जो परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी वो ये हो जाएगी। और ध्यान से देखेंगे ये परपेंडिकुलर हाइट वही कोऑर्डिनेट x को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो हमारे पास हाफ ऑफ परपेंडिकुलर हाइट कितनी आ रही है 1/m-n इंटू बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक की लेंथ 1 ही है हमारे पास, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ 1/m-n, जिसको आपने बोल दिया m-n केवल। अब क्योंकि हमें नहीं पता है कि m की वैल्यू ज़्यादा है या n की वैल्यू ज़्यादा है या इनका सब्ट्रैक्शन किस तरीके से वर्कआउट करेगा, और हमें यह भी नहीं पता है कि एक्चुअल में m पॉजिटिव होगा या n पॉजिटिव होगा, तो उन सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB को लिख सकते हैं हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ m-n। अब क्योंकि हमें तो एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू हाफ ऑफ मॉडुलस में दिस m-n। तो एक्चुअल वैल्यू हमारी पास कितनी हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद 1/मॉडुलस ऑफ m-n स्क्वायर यूनिट्स, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा JEE एडवांस 2001 का ही है ये। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ m for which x coordinate of the point of intersection of the lines 3x plus 4y equals to 9 and y equals to mx plus 1 is also an integer। डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल एलजेब्रा टाइप का सा क्वेश्चन है ये, इसके अंदर जो इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दे रखा है, हमें बस पॉइंट को कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सा है ये, हम करना स्टार्ट करते हैं। हमने दोनों लाइन की इक्वेशन को लिख लिया 3x plus 4y equals to n, ये इक्वल्स टू 9, एंड सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस 1। यहाँ से हम y की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी हमें इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है उसमें x कोऑर्डिनेट को ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है 3x प्लस 4 टाइम्स ऑफ mx प्लस 1 इक्वल्स टू 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4mx प्लस का 4 इक्वल्स टू 9, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है हमारे पास, इस 4 को जब 9 के पास लेके जाएंगे हो जाएगा 5 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4m। अब ये हमसे बोल रहे हैं कि हमें m की इंटीजर वैल्यूज को बताना है, और इस तरीके से बताना है कि जो x कोऑर्डिनेट हो वो भी हमारा इंटीजर वैल्यू ही ले। अब क्वेश्चन इसलिए भी थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर 5/3 प्लस 4m के अंदर आप m की किसी भी इंटीजर वैल्यू को अगर रखते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब आप सोचते हैं इस चीज़ को तो आपको लगता है कि यार इंटीजर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हम केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और यही इस क्वेश्चन के ट्रिकी पार्ट को दर्शाता है। वो कैसे, जब आप m की इंटीजर वैल्यूज को रखना स्टार्ट करेंगे, चाहे आप 1 रख दें, चाहे 2 रख दें, चाहे कोई और इंटीजर की वैल्यू रख दें, हमारे पास x हमेशा फ्रैक्शनल फॉर्म में ही आएगा। लेकिन वहीं पर ही अगर आप जरा भी अगर इस चीज को सोचते हैं कि अगर m के पॉजिटिव इंटीजर की बजाय अगर नेगेटिव इंटीजर्स को अगर आप रखना स्टार्ट कर दें, तो x भी हमारे पास इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक भी पॉजिटिव इंटीजर वर्ड को नहीं यूज कर रखा है। यही इस क्वेश्चन के ट्रिकी पार्ट को दर्शाता है। तो आपने अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर देखा कि हमें यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लेकर आनी है, और वो भी तब जब ये इंटीजर वैल्यू आए किसके बेसिस पर, m की इंटीजर वैल्यू के बेसिस पर। तो जब आपने m की वैल्यू 1 रखी तो ये 3 प्लस 4 7 हो रहा है,
2 रखेंगे तो ये और कोई बड़ी वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो हम देख पा रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर से तो ये कम से कम इंटीजर वैल्यू नहीं बनेगी, m की इंटीजर वैल्यू पर ये x की वैल्यू इंटीजर नहीं बन पाएगी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, m की नेगेटिव इंटीजर वाली वैल्यू -1 से स्टार्ट करते हैं। जब आपने m की नेगेटिव इंटीजर -1 वैल्यू को लिया तो आप देख रहे हो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x इक्वल्स टू 5/3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -1 और ये वैल्यू आपके पास आ रही है -5। -5 इंटीजर तो है ही, भले ही चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, तो हमारे पास m की एक वैल्यू तो आ रही है। अब अगर हम m की एक बार एक और नेगेटिव इंटीजर वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं तो हमें शायद आइडिया लग पाएगा कि हमारा x इंटीजर बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमने m की -2 वैल्यू को पुट किया, ये हमारे पास हो रहा है 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -2, तो हम देख रहे हैं ये हो गया 5/3 - 8, जिसको आप बोल सकते हो 5/-5 इक्वल्स टू -1। ध्यान से देखते हैं तो ये -1 भी एक इंटीजर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर को, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है या नेगेटिव इंटीजर लेना है। तो हमारे पास m की वो टोटल कितनी वैल्यूज आ रही हैं जिस पर x भी इंटीजर बन रहा है, वो वैल्यूज हो जाएंगी हमारे पास टोटल 2। तो 2 ही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।